वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, बातें ऐसी होती हैं कि यकीन करें खून खौल उठता है। उसकी वजह यह है कि आप देखें ना कि मईशत कहाँ से कहाँ चले जा रही है, और फिर वही बात होती है रिस्क लेना चाहिए। पर किस तरह से हम रिस्क लें? हम एक गरीब मुल्क है, एक गरीब आवाम है। हम चाह रहे हैं कि तरक्की करें। हम आँख बंद करके रिस्क नहीं ले सकते। हमें रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा। जी हाँ, आप जहन में रखिएगा, जब आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है? ब्रोकर क्या कहता है? लर्न रिस्क मैनेजमेंट। चाहे आप डाउ जोन्स में काम कर रहे हो, चाहे आप जापान में काम कर रहे हो, पाकिस्तान में, रिस्क मैनेजमेंट। तो हमारी हुकूमतें जो होती हैं वो रिस्क मैनेजमेंट का काम कर रही हैं या नहीं कर रही, ये आपने देखना होगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो लेट्स कम टू द ऑयल सेक्टर। हमारा पाकिस्तान स्टेट ऑयल, रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इसके पास कितने दिन के रिजर्व्स इस वक्त मौजूद है? ये पहला मेरा सवाल है। दूसरी बात, क्या हमने रिजर्व टैंक्स बनाए? अगर इमरान खान साहब की मैं कहता हूं प्लानिंग अच्छी होती तो फिर सबसे पहला काम ये होता कि रिजर्व टैंक्स बढ़ाया जाए, क्योंकि फ्यूल ऑयल की ज़रूरत हमें हर जगह है, हमारे डिफेंस के लिए, हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि हमारे जो टैंक्स की जो पोजीशन है, रिजर्व टैंक्स, इसको बढ़ाना शुरू कर दें। फिर आप आवाम से कहते हैं कि जी आप कुर्बानी दें, क्योंकि ये जब हम रिजर्व टैंक्स बनाएंगे और फिर जब सस्ता तेल होगा हम इसको रखेंगे तो फिर आगे जाके आपको सस्ता तेल मिलेगा, सस्ता पेट्रोल मिलेगा। तो लोग आवाम ये समझते हैं, चलें जिस तरह लोगों ने डैम के लिए पैसे दिए, लोगों ने कहा ठीक है जी हम अपने जेब से पैसे दे रहे हैं, हमें पता है जब डैम बनेगी तो हमें फायदा होगा, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा। पर डैम की कीमत इतनी होती है कि उसको बनाने में सालों लग जाते हैं, उसका खर्चा बेतहाशा होता है। पर डैम से पहले शायद अगर ये टैंक्स बनाते हैं, रिजर्व टैंक्स, तो आज मैं और आप फायदे में रहते हैं। आज भी हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं, टेंडर खोलते हैं और फिर रेट जो भी आते हैं, और फिर हुकूमत ये कहती है हम पेट्रोल कहां से सस्ता करें, आलमी मंडी में तो ऊपर जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप प्लान कर सकते हैं। आज आलमी मंडी में पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऑयल की कीमत ऊपर जा रही है। पर जब नीचे जाएगी तब भी आपका क्या होगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन के आप इंपोर्ट करते हैं और 40 दिन नहीं। अक्लमंद शख्स वो होता है कि उस वक्त रिजर्व टैंक्स को बढ़ाएं। दूसरी बात, आपकी प्रोडक्शन। आप ये देखें, जितनी आपकी डिस्कवरीज होगी, जितना आप ऑयल प्रोड्यूस करेंगे उतना फायदेमंद होगा। और फिर उसके बाद एक जहन में रखिएगा, जब हुकूमत आपसे कहती है ना जी कि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गए हैं और उसकी वजह से हम आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो एक जहन में रखिएगा कि आज भी पाकिस्तान खुद भी तेल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग क्या है और इंपोर्ट की कॉस्टिंग क्या है, दोनों को मिला के एवरेज देखेंगे, फिर आप बताएंगे कि मुझे ये रेट पड़ रहा है। और फिर उसके बाद जो आप आवाम पे टैक्सेस लगाते हैं, तो इस तरह से आप पेट्रोल को और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को महंगा कर रहे होते हैं। तो आपको कॉस्ट रिड्यूसिंग पे आना पड़ेगा, हुकूमत को प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हुकूमत प्लानिंग नहीं करेगी तो यही होगा कि आज महंगा है, कल सस्ता है। फर्ज कीजिए अगर कल ऑयल $100 पे चले जाए, क्या करेंगे आप? इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है? यह है प्लानिंग। दूसरी बात, हम आते हैं चले ऑयल इंडस्ट्री से हट के, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की। दूसरी बात आप करें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आज आपको पता है दुनिया में कहीं पे भी कोई काम नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, पावर प्लांट्स के ऊपर हमें क्या क्या करना चाहिए? क्या हम हाइड्रल की तरफ जाएं, कोल बेस्ड जाएं, क्या हम जो है आपका सनलाइट के थ्रू, हम मुख्तलिफ जगहों पे हमें रिसोर्सेज देखना होगा कि हम बिजली कैसे बना सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसके अंदर बताया जा रहा था कि सिंगापुर के अंदर कचरे से बिजली बनाई जा रही है। यहाँ पाकिस्तान में हम रोना रो रहे हैं कई सालों से कि जी कचरा बहुत है, कचरा बहुत है, ख़ास तौर पे कराची पे। तो क्यों नहीं हुकूमतें ये सोचती है कि हम भी उस जो प्लांट को, जो कचरे से बिजली बनाती है, उसके ऊपर जाके काम करें
और फिर आवाम को बताते, आवाम खुश होती कि चलें जी आज नहीं 2 साल बाद 4 साल बाद कचरे का मसला भी हल हो जाए। इसे कहते हैं कि जी अच्छी हुकूमतों की प्लानिंग। पर हमारे यहाँ जब से हुकूमत आई है सिर्फ यही रोना रो रही है जी हमें खसारे में जो मिला था इस वजह से हम कुछ कर नहीं सके। पर देखें जो खसारे में क्या बात कर रहे हैं आप, 1947 में हमारे पास कुछ नहीं था। आप बात कर रहे हैं 1970 के बाद, जब हमारे पास तो एक टेक्सटाइल मिल नहीं थी, सारे बांग्लादेश चले गए थे। पर यही आवाम थी, यही हुकूमत थी, यही मुल्क था जो कि तरक्की करता गया। पर सिर्फ रोना रोने से तरक्की नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए काम, प्लानिंग, वर्क। अब प्लानिंग अगर आप कर रहे थे, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि बिजली की कीमतों में कमी, फिर हम बात कर रहे हैं बिजली के बाद मसला आता है पानी का। पानी का मसला दुनिया भर में है, तो उसके ऊपर हमने क्या प्लानिंग की 1 सालों में? क्या हमने ये सोचा कि समंदर के पानी को मीठा बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए? आप इसी कराची के अवाम को कहते हैं कि जी हम ये समंदर का पानी आपको मीठा करके दे रहे हैं, इस पर इतना खर्चा आ रहा है, आपसे हम गुजारिश करेंगे चंदा देने की। मैं बाखुदा खा कहता हूं, हर घर से बच्चा बच्चा पैसा डालता, पर आप शुरुआत तो करते, पर नहीं। यहां पे वही बात है जी हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास मुल्क खसारे में। चलें जी मुल्क खसारे में, मान लिया सब कुछ। अब मुल्क के अंदर ये जो अखराजात होते हैं वो किस चीज के होते हैं? देखिए अखराजात जो होते हैं वो अवाम के जितने अखराजात होते हैं उससे कई ज्यादा अखराजात ये देख रहे हैं आप, जो हुकूमती तौर पे जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनके अखराजात हैं, उनको कट डाउन करने के लिए। जी हाँ, शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, इमरान खान साहब ने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहूंगा, गवर्नर्स ने कहा कि हम प्रोटोकॉल्स कम कर देंगे। तो क्या एक प्राइम मिनिस्टर और एक गवर्नर या कुछ मिनिस्टर्स के कम करने से क्या मईशत बदल जाती? नहीं, निज़ाम बदल करना चाहिए था, जिसका मैं और आप इंतजार कर रहे थे। इमरान खान साहब से हम यही तवक्को कर रहे थे कि निज़ाम बदलेगा। निज़ाम कैसे बदलेगा? आज आप देख लें जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको हैरत होगी, लैंड क्रूजर्स में घूम रहे हैं। जितने भी देख लें, चाहे कस्टम का इदारा देख लें, चाहे FIA देख लें, चाहे पुलिस देख लें, चाहे कोई भी इदारा देख लें, लैंड क्रूजर्स की कॉस्ट आपको पता है कितनी है? 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। और अफसोस के साथ एक लैंड क्रूजर के पीछे कई गाड़ियां करोड़ों रुपए वाली घूम रही होती है। इसका सवाल कोई नहीं पूछ रहा, इस बारे में कोई नहीं समझ रहा कि ये सारे अखराजात है। भूल गए वो दौर, एक दौर मैंने भी देखा था जब मोहम्मद खान जुनैजो का दौर था और उन्होंने कहा था रातों रात के जी 800 सीसी से ज्यादा बड़ी गाड़ी किसी महकमे में मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया था कि हाँ भाई रेवोल्यूशन आ रहा है, अखराजात कम हो रहे, क्योंकि एक गाड़ी खरीदना ही नहीं होता, उस गाड़ी के अंदर डीजल पेट्रोल चल रहा होता है। और आप कभी नजर उठा के देखिएगा कि साहब अंदर होते हैं पर गाड़ी ऑन होती है क्योंकि उनको AC ऑन चाहिए होता है, उनकी गाड़ियों का डीजल चल रहा होता है। उसका खर्चा कौन देता है? मैं और आप दे रहे होते हैं। ये सारे निज़ाम की बातें होती हैं जो मैं तवक्को कर रहा था, आप तवक्को कर रहे थे कि निज़ाम बदलेगा। इमरान खान साहब जो है बहुत अच्छे आदमी है जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को, पर इमरान खान साहब आप बेशक अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी रहते और ये तमाम निज़ाम को बदल देते ना, तो हम अफसोस नहीं करते, क्योंकि एक शख्स के अखराजात तो पूरी आवाम उठा सकती है। आप हमारी इज्जत है, प्राइम मिनिस्टर हमारी इज्जत होते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म की उनकी इज्जत खराब हो। पर मैं ये बात कर रहा हूं मेजॉरिटी की। आप किसी भी महकमे में जाके देख लें, रिफॉर्म्स कर लें, खुदारा रिफॉर्म्स की बात आती है, जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे अखराजात बढ़ते जाएंगे। आपके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, शाही जिसे कहते हैं ना, शाही महल की तरह, जिसमें कहते हैं ना कि बादशाह से ज्यादा बाकी चीजों का खर्चा होता है। तो यहां पे भी हमारे यहाँ बादशाह से ज्यादा वजीरों का खर्चा है, वजीरों से ज्यादा उनके चमचों का खर्चा है, और ये खर्चे कम करने पे कोई नहीं तुला हुआ। उसकी वजह ये होती है कि हम जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को टारगेट करते हैं, उसी को हीरो बनाते हैं और उसी को समझ बैठते हैं। अब जैसे बात कर रहे हैं लंगर की, इमरान खान साहब ये बहुत अच्छी बात है लंगर देना, पर ये एक आम आदमी का काम है। प्राइम मिनिस्टर का काम ये होता है कि निज़ाम ऐसा करे कि हर आदमी लंगर दे सके। यहां तो हर आदमी लंगर खाने वाला बन गया, देने वाला नहीं। क्यों? उसकी वजह ये निज़ाम नहीं बदल रहा। कॉस्ट हर जगह पे कॉस्ट आ रहा है, मरने का भी कॉस्ट आ रहा है, आप बच्चों को पढ़ाने का कॉस्ट आ रहा है।
आज तमाम स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि हम बिजली का बिल भर रहे होते हैं, बहुत महंगा है, हम टीचरों को तनख्वाह दे रहे होते हैं, वो महंगी तनख्वाह मांगते हैं। तो ये सब चीजें, महंगाई इस तरह से बढ़ती है, ये एक सिलसिला चलता रहता है। याद रखिएगा कि अगर आप बिजली की कीमत को कम कर दें, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दें, डॉलर की कीमतों को नीचे ले आए, तो सब चीजें, क्योंकि जब डॉलर की कीमतें ऊपर जा रही थी, मैंने एक बात कहा था किसी एक चैनल पे कि याद रखिएगा इसके असरात सारी पाकिस्तान में एक दीमक की तरह फैल जाएंगे और अवाम जो है कमजोर हो जाएगी। लोगों ने कहा क्या बात करें, डॉलर का इससे क्या ताल्लुक है? मैंने कहा दवाई तक की आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दवाइयां जो है वो इंपोर्ट होती है, उनके रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं। शायद ये आप लोगों को पता नहीं है, मेरे और आपके घर में जो खाने पक रहे हैं ना, तेल, 90% तेल जो है ना, उसकी जो बीन जो होती है वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, जिसे क्रशिंग करके आपके यहां मुख्तलिफ ब्रांड के डब्बों में तेल आ रहा होता है। पाकिस्तान के पास इतने सीड्स नहीं है जितने कि आप वैरायटी तेल के देख रहे हैं। ये सारे जो है ज्यादातर मलेशिया से, मुख्तलिफ जगहों से सीड्स आते हैं, उसकी क्रशिंग करती है। तो जब सीड्स आप इंपोर्ट करेंगे, डॉलर में ही करेंगे, वो महंगा होगा तो तेल की कीमतें महंगी होंगी। जाहिर है जो तेल बनता किससे है? क्रशिंग हो रही होती है, बिजली चल रही होती है कारखानों में, बिजली महंगी होगी तो तेल कहां से सस्ता होगा? यानी खाने पीने की मैं आम बातें कर रहा हूं, इन चीजों को इकोनॉमिस्ट समझ नहीं रहे। हमारे यहाँ इंपोर्टेड इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, मेरी तरह टाई वाई लगा के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुख्तलिफ मुल्कों में घूम रहे होते हैं और कह रहे हैं हम इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं। इकोनॉमी को बेहतर उस वक्त होता है जब आप कमरे में बैठें और उसको पढ़ें, और आप अवाम में जाके जाएं, आप कराची की गलियों में जाके देखेंगे क्या चीज महंगी हो रही है। सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप जाएं मुख्तलिफ सुपरमार्केटों में, देखें कि क्या लोग खरीद रहे हैं और कितने की है। आप अगर मुख्तलिफ इंटरनेशनल दौरे कर रहे हैं और इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि मैं मईशत को कंट्रोल में ले आऊंगा, या तो आप इमरान खान साहब को बेवकूफ बना रहे हैं या अवाम को बना रहे हैं। बात यही है। आज बहुत कड़वी बातें कर रहा हूं, डर भी लग रहा है, पर कब तक खामोश रहूं? कब तक मैं और आप खामोश रहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब से आपने भी मोहब्बत की, मैंने भी की, हम सब ने की, आज भी करते हैं, पर उस मोहब्बत का क्या फायदा जिस मोहब्बत में हम सबका नुकसान हो रहा है? मैं आज भी कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना जी, और बगैर किसी शक व शुबा के ही इज अ नाइस मैन, बट पॉलिसीज वो समझ ही नहीं रहे। वो मिनिस्टर्स को चेंज करने पे तुले हुए हैं। लोग कहते हैं ना यू टर्न क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो खुद भी एहसास कर रहे हैं कि ये मेरे मिनिस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरे लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरी पॉलिसीज काम नहीं कर रही है, इसलिए वो चेंज करते जा रहे। पर क्या हम ये तजुर्बा करते करते मुसीबत में नहीं फंस गए? सोचिएगा, क्योंकि ये तजुर्बे की एक कॉस्टिंग होती है, इस कॉस्टिंग को खत्म करना पड़ेगा। खुदारा हमें नुकसान जो है ना जाहिलों से नहीं है, आज के दौर में उन पढ़े लिखों से है जो सोचे समझे बगैर अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हमने जो पढ़ा है, हमारी पॉलिसी के मुताबिक मईशत बेहतर हो रही है। जनाब, आपकी पॉलिसी जो आपने पढ़ी है वो किताबों की थी। किताबों की जो पॉलिसीज होती है वो पढ़ने की जरूर होती है, पर अपनी सोच, पीएचडी किसे कहते हैं? पीएचडी उस शख्स को कहते हैं जो अपनी सोच मिला रहा होता है तालीम के साथ और एक नई सोच पैदा कर रहा होता है। तो मुझे उस पीएचडी की तलाश है, मुझे उस नए स्टेट बैंक के गवर्नर की तलाश है, मुझे उस मिनिस्टर की तलाश है जो आज के हालात के मद्देनजर रखते हुए एक नई सोच पैदा करे जिससे महंगाई कम हो। वो कौन होगा? वही शख्स होगा जिसे इमरान खान साहब आज से 10 साल 15 साल पहले कहते थे कि मैं नए लोगों को लाऊंगा, मैं नौजवानों को लाऊंगा, मैं उन पाकिस्तानियों को लाऊंगा जिनकी कदर इन सियासतदानों ने नहीं की। तो अफसोस के साथ आज क्या है? आज वही पुराने आपके इकोनॉमिस्ट आप लेके आ रहे हैं, आज आपकी वही पुरानी सोच के लोग आ रहे हैं और लोग मजबूर हो रहे हैं। मैं आज आपको बता दूं, लोग मजबूर हो रहे हैं बाहर निकलने को, वरना ये अवाम आपसे मोहब्बत करती थी, ये निकलना नहीं चाहती है। वजह यही है कि देखें कब तक
मैं कहता हूं कब तक सब्र करें। लोग आप कहते हैं ना कि सब्र कर लें, याद रखिएगा जिस घर के अंदर बच्चा दूध के लिए रो रहा हो, जिस घर में माँ को, बूढ़ी माँ को दवाई ना मिले, जिस घर में परेशानियां हो ना, उसके लिए सब्र करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज मैं अपना प्रोग्राम एंड करूंगा सिर्फ एक ही बात से कि खुदारा पॉलिसीज को बदलें ताकि मुल्क तरक्की करे। और आपने और मैंने ये वादा करना है कि हमें किसी सियासतदान के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना है और उसी से मोहब्बत करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।